कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शपथ ली। राज्यपाल वाजूभाई वाला ने उनको शपथ दिलाई और अब जो बहुमत साबित करने की लड़ाई है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस लगातार विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला। कल सुनवाई होगी 10:30 बजे। तमाम पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत हमसे अभी जुड़े हैं। एनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद है। विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद है। हमारे नेशनल अफेयर एडिटर शमशेर सिंह हमारे साथ मौजूद है। हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद है। तो एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैनेजिंग एडिटर हमारे राणा यशवंत सर, येदियुरप्पा का जो सफर रहा है वो आसान नहीं रहा है, यहां तक तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 17 तारीख को मैं शपथ लूंगा। तो उन्होंने ले ली शपथ। पॉलिटिकल करियर सर हम आपसे उनका समझना चाहेंगे। देखिए, कर्नाटक में एक तो वो लिंगायत नेता हैं, दबंग नेता हैं, धाकर नेता हैं, और मुझे लगता है कि 35-40 वर्षों का उनका राजनीतिक सफर है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2006 में उन्होंने जेडीएस का सरकार बनाई थी, लेकिन जब उनकी बारी आई थी उस समय गच्चा दे दिया जेडीएस ने और वो बहुत कम समय तक वहां मुख्यमंत्री रहे। लेकिन दूसरी दफा जब आए तभी वो संकट में आ गए, वो आरोपों के घेरे में आ गए, स्कैम के घेरे में आ गए। उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 2012 में उन्होंने पार्टी छोड़ी। 2013 में उन्होंने नई पार्टी बनाई। उसकी वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ विधानसभा चुनाव में। पिछली बार जो 2013 का चुनाव हुआ था कर्नाटक में, नुकसान 2013 में इसलिए हुआ था कि येदियुरप्पा बीजेपी से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे और येदियुरप्पा ने बताया कि मेरी हैसियत, मेरी ताकत कर्नाटक में क्या है। 2014 में जब मोदी साहब आए तो उन्होंने येदियुरप्पा को वापस पार्टी में शामिल कराया। और आज कर्नाटक में अगर बीजेपी की हैसियत इतनी बढ़ी हुई है, बीजेपी सबसे बड़ा दल है, तो उसमें येदियुरप्पा की भूमिका बहुत बड़ी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ताकतवर, दमदार नेता हैं और येदियुरप्पा अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री वहां बने हैं तो उसकी हैसियत उनके पास है और उतना राजनीतिक सफर उन्होंने पूरा किया है। ठीक है, उनको शपथ दिलाई है। तमाम विधायक जो नवनिर्वाचित विधायक है वो वहां पर मौजूद है। हालांकि जेडीएस और कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हो रही है, क्योंकि वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट है। विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट है। हमारे नेशनल अफेयर एडिटर शमशेर सिंह हमारे साथ मौजूद है। हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत मौजूद है। हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। मैं विनोद जी का रुख करूं उससे पहले हम अपने नेशनल अफेयर एडिटर का रुख कर लेते हैं। शमशेर जी, अब बीजेपी की अंदर खाने पर्दे के पीछे की रणनीतियों से फोन पर बात कर रहे थे। देखिए, जो विधायकों की बात जहां तक है, 12 से 15 विधायक जो एब्सटेन कर सकते हैं, जिन पे नजर गड़ी हुई है और जो लगातार इनके संपर्क में है। तो अब मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी की तरफ से इनको क्या ऑफर दिए गए हैं, बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है। पहले तो बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी एक विधायक को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी और तकरीबन 6 से 7 मंत्री बनाए जाएंगे, ये ऑफर दिया गया है। दूसरा कहा गया है कि अगर उन पर जैसे ही वो एब्सटेन करेंगे, व्हिप नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो पार्टी बीजेपी से उनको टिकट देकर चुनाव लड़ाएगी। लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि उन्हें ये भी ऑफर दिया गया है कि उन्हें अपर हाउस में यानी विधान परिषद में ले लिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है बीजेपी के लिए कि अगले महीने यानी जून में जो विधान परिषद के वहां पर 75 सीट हैं, उसमें से तकरीबन 20 सीट खाली हो रहे हैं। यानी इन विधायकों को, अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो इन विधायकों को ज्यादा लंबा चुनाव का, अगर कुछ विधायक अगर चुनाव से डरते हैं, चुनाव से हिचक रहे होंगे, तो उनके लिए भी इन्होंने ये कहा है कि वो विधान परिषद से में उनको ले आएंगे। और जून में यानी अगले महीने तकरीबन 20 सीटें खाली हो रही है, तो यहां उनका भी जो मन में संशय होगा, उनको भी मन में अगर कोई डर होगा तो इसे भी दूर करने की कोशिश की गई है। तो यानी ये 4 फार्मूले निकाले गए हैं। मंत्री बनाया जाएगा, इसके अलावा उन्हें विधान परिषद से लाने की कोशिश की जाएगी जो अगले महीने खाली होगा, और उससे और चुनाव लड़वाकर अपने सीट से जीता। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी का है और ये ऑफर इन तमाम विधायकों को दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, इसको देखने के बाद अगर बीजेपी नेताओं की माने शोभना, तो लगता नहीं है कि किसी विधायक को कोई शक या किसी विधायक के मन में अब किसी तरह की कोई बात होगी कि वो इनके साथ नहीं आए। ऐसी शायद बीजेपी को लगता है कि ऐसी नौबत शायद नहीं आएगी। ठीक है विनोद जी, जो शमशेर जी अब रणनीति बता रहे हैं पर्दे के पीछे की बीजेपी की, और काफी कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, मतलब लगभग ये तय है, क्या आप इससे मानते हैं कि बीजेपी का रास्ता यही रहने वाला है? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है,
क्योंकि भाई या तो कोई ऐसा गुट होता, कोई दल होता जिसके कुछ विधायक आए होते तो उनका आप समर्थन लेते, तो वो तो स्थिति है नहीं। जाहिर है आपको सेंध लगानी है कांग्रेस में और जेडीएस में, तो सेंध लगाने के यही तरीके हैं कि आप मंत्री पद दीजिए, आप उनको दोबारा विधानसभा में विधान परिषद में लाने की गारंटी दीजिए, और अगर जो उनमें भी जो सबसे कद्दावर हो, जिसके पास 5-7 विधायकों का पूरा ग्रुप हो, उसको मुख्यमंत्री बनाइए। जैसे उत्तर प्रदेश में राजा भैया का उदाहरण है, वो अपना एक निर्दलीय विधायकों का ग्रुप बना लेते हैं और जिसकी सरकार बनने वाली होती है उसके साथ चले जाते हैं, मंत्री पद ले लेते हैं। तो ऐसे भी दबंग विधायक रहते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से यही रास्ता है। और इसके अलावा भी हो सकता है कुछ और भी सौदेबाजी हुई हो, कुछ और तरह की सुविधाएं या लाभ देने की बात हुई हो, क्योंकि ये सब तो चलता है, जिसको आजकल हम लोग सर्व स्वीकार्य मान चुके हैं राजनीति के दांव पेच में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जेडीएस और कांग्रेस को आगे क्या करना है ये देखना होगा। अभी तो फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने विधायकों को बचा के जितना रख सकते हैं रखें। नंबर 1, कोशिश करें, क्योंकि 15 दिन का समय दिया गया है, जो कि अभूतपूर्व रूप से काफी ज्यादा समय है। सिंह साहब यहां बैठे हुए हैं, शायद जरा लंबा समय जो है लेकिन विनोद जी दिया नहीं गया। तो 15 दिन जी हाँ, वो सर प्रकाश जी वहां फील्ड में मौजूद हैं, तो एक बार उनसे हम अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि धरने प्रदर्शन की बात हो रही थी। जेडीएस और कांग्रेस धरने पर बैठने जा रही है। इस समय का लेटेस्ट अपडेट प्रकाश आप हमें क्या दे सकते हैं? शोभना, जैसा मैं बता रहा था कि अब यहां पर तो सब कुछ हो गया, मुख्यमंत्री पद की शपथ हो गई, जो भी खुशी थी अंदर खाने अब जो कुछ चल रहा है वो बता ही रहे शमशेर। तो जो है अब मेन चीज है कि कांग्रेस जो है और जेडीएस अपनी एकता किस तरह से दिखा सकती है। वो एकता इस तरह से दिखा सकती है और पूरे जगह पर जो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है उसके अलावा अगर अपने विधायकों को मोटिवेट करना है और सबको दिखाना है कि हम एकजुट हैं, तो उसके लिए ये रणनीति बनाई है उन लोगों ने कि विधानसभा के पास जो महात्मा गांधी जी की मूर्ति है वहां पर जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि एक हलचल मची रहे और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगता रहे कि कांग्रेस और जेडीएस जो है चुप नहीं बैठे हैं। तो कुछ देर बाद जो है ये भी कवायद शुरू हो गई, क्योंकि कांग्रेस के सारे विधायक जो है वो रिसोर्ट में थे, जो कि यहां से दूर है तकरीबन 50-60 किलोमीटर। उनको लेके आया जा रहा है। जेडीएस के भी जितने विधायक हैं उनको ले आकर यहां पर धरना प्रदर्शन कुछ देर बाद शुरू होगा और हम वहां जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद और आपको अपडेट दे पाएंगे। जी राणा सर, ये परेड की भी बात सामने आ रही है। अब राज्यपाल जी को तो जो अपना विवेकाधिकार इस्तेमाल करना था वो उन्होंने कर लिया। शमशेर जी को भी आप सुना, विनोद जी को भी आपने सुना, धरना प्रदर्शन भी शुरू होने जा रहा है। क्या रणनीति अब आपको लग रही है कांग्रेस और जेडीएस की? बीजेपी की रणनीति पर हमने बात कर ली, कांग्रेस और जेडीएस अब क्या करेगा कि उसके जो विधायक हैं वो उनके काबू में रहे? अभी जो प्रकाश कह रहे थे, देखिए पूरा देश जब सो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चल रही थी और उस बहस में कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी और सुप्रीम कोर्ट तो था ही। और इस बहस में अब मानकर चलिए कि उसका लब्बो-लुबाब ये है कि 24 घंटे कर्नाटक की राजनीति के लिए बहुत अहम है। इन 24 घंटों के भीतर कल जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगा तो उसके सामने वो लिस्ट होनी चाहिए, जिस लिस्ट के आधार पर बीजेपी सरकार बनाने का दावा वहां करती रही है और आज उन्होंने शपथ ग्रहण करवाया। तो लिस्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के विवेक पर सवाल नहीं उठाया, न ही उन्होंने शपथ ग्रहण पर रोक लगाई, लेकिन उन्होंने यह कहा कि कल 10 बजे जब हम बैठेंगे तो आप जो विधायकों की लिस्ट है वो ला करके हमें दे दीजिए, ताकि हमें इस बात का यकीन हो जाए, इत्मीनान हो जाए कि आपके पास बहुमत है। इसलिए यहां से लड़ाई एक नए सिरे से शुरू होती है, क्योंकि बीजेपी को 15 दिनों का वक्त नहीं है, बीजेपी के लिए 24 घंटे का वक्त है। कल सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को उन विधायकों की लिस्ट देनी पड़ेगी जिन विधायकों के आधार पर वो बहुमत साबित करेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस के पास यह चुनौती है कि वो अपने विधायकों को एकजुट करके और जहां वो खड़े हैं वो खड़े रहें और बीजेपी के सामने यह चुनौती पेश करें कि आप देखते हैं कि कैसे अपना बहुमत साबित कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं, हमारी जो पार्टी है वो टस से मस होने वाली नहीं है। हम यूनाइटेड हैं और हम आपके खिलाफ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम आपको हरा सकते हैं। बीजेपी के सामने यह चैलेंज है कि 104 का आंकड़ा होने के बाद भी 112 कैसे साबित करती है सुप्रीम कोर्ट में कल। इसलिए लड़ाई 24 घंटे की जो है वो क्रिटिकल है, क्रूशियल है और इंपॉर्टेंट है। एनके सिंह सर, 24 घंटे की लड़ाई बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही फोकस्ड ये ऑब्जर्वेशन था राणा साहब का। और हकीकत यही है कि 24 घंटे में दो चीजें क्वेश्चन में आएंगी। गवर्नर इस डिसीजन पे कैसे पहुंचे, उनके पास क्या टेंजिबल क्लेम था जो बीजेपी ने किया था, येदियुरप्पा ने किया था, क्या वो वायबल था, उस पर विश्वास किया जा सकता था। एक जूरिस्प्रूडेंस का बड़ा बेसिक सिद्धांत है,
लेट नो एनके सिंह सर, वन। एक इस समय बड़ी खबर आ रही है, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। विधान सभा के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कर्नाटक विधानसभा के बाहर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। गुलाम नबी आजाद येदियुरप्पा की शपथ ग्रहण का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। गुलाम नबी आजाद, सिद्धारमैया बैठे हुए हैं वहां पे। तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक है वो भी वहां पर जरूर मौजूद होंगे और ये पूरी भीड़ विधानसभा के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। सिद्धारमैया, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, तमाम जो बड़े रणनीतिकार हैं इस समय कांग्रेस के, और जेडीएस भी जरूर साथ होगी। हालांकि अभी जेडीएस का कोई चेहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है इन तस्वीरों में। और गांधी जी की मूर्ति को चुना गया है इस धरना प्रदर्शन के लिए और वो उसके नीचे ही कांग्रेस के ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विरोध अपना जता रहे हैं जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। एनके सिंह सर, प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन शुरू। ये है कि हम ये बता सके कि जो क्लेम किया गया है वो गलत है। हमारे सारे मेंबर्स इंटैक्ट हैं और 116 की हमारी संख्या आज भी है। वो कोई ताजुब नहीं होगा कि जेडीएस के भी लोग थोड़ी देर में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट को ये एक मैसेज भी देना है कि देखिए जो क्लेम किया गया था, जिसको कि कल आप टेस्ट करेंगे, जुडिशियल टेस्ट जिसका होगा, आप ये देख लीजिए कि वो क्लेम कितना गलत है कि 116 के 116 लोग इस समय हमारे गांधी जी की मूर्ति के नीचे खड़े हैं। एक चीज मैं जोड़ूंगा जो राणा जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि 24 घंटे का जो समय है और सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की जो सूची भाजपा देगी उसमें साफ हो जाएगा कि जेडीएस कांग्रेस के कौन कौन से विधायक पाला बदल सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें नाम होंगे, नहीं, अगर वो नाम देते हैं तो, और अगर सिर्फ 104 की है। सूची देते हैं तो फिर उस पर क्वेश्चन होगा। हाँ, उसमें एक दिक्कत और भी है कि कानून का एक बेसिक सिद्धांत है जूरिस्प्रूडेंस का कि लेट नो वन सरकमवेंट द विन बाय सरकमवेंटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ। किसी को भी लॉ के को घुमा फिरा के इंटरप्रेट करके बचने ना दो, वो विजयी ना हो पाए। ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि कल जब आप ये करेंगे, आप कोई भी लिस्ट दें, उस लिस्ट में नेचुरली वो डिफेक्शन होगा, या तो आप ये कहें कि साहब 2/3 कल ही जीत के आए हैं और 2/3 बहुमत से वो लोग हमारी पार्टी में, जो कि प्रोविजन है 91st अमेंडमेंट के बाद डिफेक्शन लॉ का, कि आपको 2/3 से कोई पार्टी अगर वो चाहे तो डिफेक्ट कर सकती है और वो भी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करना होगा। तो क्या कल ही जिसका चुनाव हुआ है 2/3 होंगे? तो पहला तो ये नहीं, बाकी कोई भी आपका क्लेम जो है वो टेनेबल नहीं होगा, रीजनेबल नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे ही कहेंगे कि 110 आदमी हमारी तरफ आ जाएंगे तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ इनवाइट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना है कि क्या कोई क्लेम ऐसा हो सकता है कि साहब ये कहा जाए कि साहब कल हम चोरी करके 100 रुपए लाएंगे और कोर्ट में जमा कर देंगे। क्या ये क्लेम वैलिड हो सकता है? इसलिए जब भी देखेगा तो कोई भी क्लेम ऐसा नहीं होगा जो कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करे। तो मुझे लगता है कि 24 घंटे बेहद क्रूशियल हैं और इसके अलावा शायद ये भी सुप्रीम कोर्ट करे कि 24 घंटे की आप 2 दिन की जगह 3 दिन ले लीजिए, लेकिन ये 15 दिन हम आपको नहीं देंगे और इसको प्रूफ कीजिए। शायद ये भी एक चीज और भी है, मुझे लगता है शायद मुंबई केस के बाद ये कोई महत्वपूर्ण मामला होगा जब सुप्रीम कोर्ट कुछ चीजें भी ले डाउन कर सकता है आगे के लिए। जो मुंबई जजमेंट 9 मेंबर बेंच का था, ये जो है ये 3 मेंबर बेंच है, लेकिन तो मुझे लगता है कि उसी के आलोक में ही वो अपने देखेगा, उसी के आलोक में, लेकिन कुछ चीजें और स्पष्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमारे सहयोगी संजय शर्मा भी हमसे बीजेपी दफ्तर से जुड़ गए, हम उनसे भी बात करेंगे, पर यहां हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइए। इस बड़ी खबर पर हमारी ये महाकवरेज लगातार ग्रहण कर ली है। नए मुख्यमंत्री वो कर्नाटक के बन गए हैं। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये 2 तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हुए हैं। सिद्धारमैया उनके साथ पहुंचे हुए हैं। जो नवनिर्वाचित विधायक है वो भी उनके साथ मौजूद है और गांधी जी की मूर्ति का चयन किया गया है। उसके नीचे बैठकर ये प्रदर्शन सरकार के, राज्यपाल के उस फैसले के खिलाफ चल रहा है जिसमें येदियुरप्पा को शपथ दिलाने उनके लिए आमंत्रित किया गया। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं येदियुरप्पा की, जो मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी, सीनियर जर्नलिस्ट नए जुड़े हैं, तो उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजय शर्मा भी हमसे नए जुड़े हैं, वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अनुज जी, हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो भी होना है 15 दिन का समय उनको हालांकि दे दिया गया है। 7 दिन मांगा था पर बहुत जनरस थे राज्यपाल, उनको 15 दिन का समय दिया गया। पर राणा सर भी कह रहे हैं, एनके सिंह सर भी कह रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे बहुत क्रूशियल होने वाले हैं बीजेपी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट सौंपनी है।
जी हाँ, क्रूशियल होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस लिस्ट के आधार पर कोई बड़ा निर्णय सुनाएगा इसकी मुझे संभावना कम दिखती है। ये हो सकता है कि जो 15 दिन का समय है उसको घटा करके 10 दिन या 7 दिन या 4 दिन कुछ कर दिया जाए। लेकिन देखिए, विधायकों की शपथ अभी होनी बाकी है। पहले प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा, उसकी शपथ होगी, फिर उसके बाद विधायकों की शपथ होगी, फिर स्पीकर का चयन होगा और तब उसके बाद जाके विश्वास मत होगा। तो उसमें प्रक्रियात्मक 3-4-5 दिन तो जरूर लगते ही लगते हैं, उससे कम तो लगेंगे नहीं। मगर मुझे इन दिनों एक अलग सी भावना मेरे अंदर आ रही है कि इस देश में क्या लोग किसी मुद्दे के साथ हैं या सब पक्षों में बंट गए हैं। क्या कोई ऐसा है जिसको गोवा, मणिपुर गलत लगा था और ठीक है, आज भी गलत लग रहा है। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, रिजॉर्ट से कांग्रेस के 2 विधायक गायब हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही थी पिछले 2 दिनों से जेडीएस और कांग्रेस की, उसमें से मस्की से कांग्रेस विधायक पाटिल गायब हो गए हैं। बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं। शमशेर हमसे जुड़े हुए हैं। शमशेर जी, क्या अपडेट है आपके पास? 2 विधायक गायब हो चुके हैं, ये खबर आ गई है। खबर आई है, 2 विधायक हैं, एक मस्की विधानसभा क्षेत्र से हैं जो पाटिल हैं, इसके अलावा रायचूर के विधायक हैं। ये दोनों विधायक का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और ये रिसोर्ट में नहीं है, इस तरह की जानकारी आ रही है। शोभना, ये बताएं, अभी ये शुरुआत है, आप देखते रहिए, एक के बाद इस तरह की आपको ढेर सारी खबरें सुनने को मिलेंगी कि किस तरह से विधायक लापता हो रहे हैं, विधायक गायब हो रहे हैं। क्योंकि अब जो शपथ ग्रहण के बाद जो चीजें शुरू हुई है, अब आगे की कड़ी में यही सब चीजें होनी है। तो 2 विधायकों के गायब होने की खबर आ रही है और ये दोनों विधायक मैं फिर बता दूं कि एक मस्की से हैं और एक रायचूर से हैं। मस्की से पाटिल हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। जो अभी सूत्रों से जानकारी आ रही है, इनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, इनकी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। ठीक है शमशेर, आप बने रहिए। हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात की है, वो आपको सुनवा देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से कांग्रेस को राहत तो नहीं मिली। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद तनखा साहब हैं, विवेक तनखा साहब। तनखा साहब, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ। शाम का वक्त था, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि गवर्नर ने इंटरनल निर्णय ले लिया है और अगले दिन सुबह ओथ होने वाली है। तब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था। तो हम लोग सब लोग, जो हमारे वकील साहबान हैं जितने, हम लोग सब बैठे और हम लोग ने एक जॉइंट निर्णय लिया कि अब हमारे पास वक्त पॉलिटिकली लड़ने का जो वक्त नहीं है, अब हमको लीगली भी जाना पड़ेगा। तो तुरंत हम लोगों ने वो पिटीशन हमने जो बनवाई और रात को वो पिटीशन फाइल हुई और रात को ही सुनवाई हुई। हम लोग को भी पता था कि एक दफे जब गवर्नर निर्णय ले लेते हैं उसमें स्टे नहीं मिलता है, प्रयास किया जाता है बट मिलता नहीं है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बट हम 2 चीज चाह रहे थे इसमें। हम चाह रहे थे कि कोर्ट उनसे पूछे कि गवर्नर ने जो येदियुरप्पा जी को इनवाइट किया है, इसका बेसिस क्या है। अल्टीमेटली उन्होंने अपना क्लेम स्टेक किया है, तो क्लेम वही स्टेक कर सकता है जो क्लेम कर सकता है कि मेरे पास मेजोरिटी है। उनके पास मेजोरिटी कहां से आ जाएगी? उनके पास तो 104 लोग हैं, ना उनके पास जेडीएस है, ना उनके पास कांग्रेस है। तो ये बोल कैसे सकते थे? अगर बोला है तो झूठ बोला है या गलत लिखा है। तो ऐसे व्यक्ति जो गलत लिखते हैं या फेक लिखते हैं, क्या गवर्नर उनको इनवाइट कर सकते हैं? और आज की परिस्थिति में जब इलेक्शन खत्म हुआ है, लिस्ट इलेक्शन कमीशन से आई है कि किस पार्टी के कितने कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्ट हुए हैं, तो आज के दिन तो कोई प्रश्न नहीं था, कोई डिस्प्यूट नहीं था। आज तो उनको खाली ये देखना पड़ता है कि मेजोरिटी किसके पास। तनखा साहब, जो प्लान के तहत आपने, जिस तरह से आपने प्लान किया था, उसी के तहत आपने वहां पर दलीलें पेश की? बिल्कुल दलीलें पेश की और सिंघवी साहब को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि आप अपेयर होंगे इस केस में, और सिंघवी साहब रात को गए। उन्होंने पूरी रात अपनी इसी में बिताई। आई एम ग्रेटफुल कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और चीफ जस्टिस साहब ने ये रात को बेंच कॉन्स्टिट्यूट की और जजेस भी बाहर गए, रात को गए, वो पूरी रात वहां बैठे रहे। तो एक बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था सबके लिए। तो कांग्रेस नेता विवेक तनखा जी को आपने सुना, उनका साफ कहना है कि ये हम जानते थे कि गवर्नर के डिसीजन पे स्टे नहीं मिलेगा, लेकिन सुनवाई होनी चाहिए और ये साफ होना चाहिए कि कौन कौन उनके साथ है। रुकेंगे